नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। तमिलनाडु सरकार का तूतीकोरिन में हिरासत में मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई। और विश्व में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत देश के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि वे भारत को मजबूत, अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करेगा। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के बिना कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। श्री मोदी ने कहा कि जब लोग लोकल खरीदेंगे तो स्थानीय के लिए वोकल बनेंगे, जिससे देश को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों की वीरता और बहादुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनका ऋणी है। श्री मोदी ने कहा कि वीर सैनिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने भारत माता की गरिमा और सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ने सार्वभौमिकता और प्रादेशिक एकता की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और शक्ति को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वाले लोगों को माकूल जवाब दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही दुश्मनी का व्यवहार करने वालों को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है, तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में तैयारी के महत्व की, रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध दोनों मोर्चों पर विजय प्राप्त करेगा। एक समाचार एजेंसी से भेंट में गृहमंत्री ने कहा कि देश एक साथ इन चुनौतियों का समाधान करेगा। श्री शाह ने लद्दाख में गतिरोध के मुद्दे पर सरकार की निरंतर आलोचना करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की। श्री शाह ने उन पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं और गतिरोध के बारे में उनके बयान चीन और पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना।
श्री शाह ने कहा कि सरकार भारत विरोधी दुष्प्रचार का सामना करने में सक्षम है, लेकिन ये दुखद है कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संकट के समय राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से धन मिला है। एक वर्चुअल रैली में श्रीमती ईरानी ने दावा किया कि गांधी परिवार ने भी ये धन लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने चीनी दूतावास से धन क्यों स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में आज सुबह एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की। आतंकियों की पहचान की जा रही है। उनके पास से AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद की गई है। इलाके में तलाशी का काम अब भी जारी है। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में कुल 82 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1036 नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 749 सरकारी और 287 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। देश में उपचार करा रहे कोविड रोगियों और स्वस्थ हो चुके लोगों के बीच का अंतर 1 लाख से अधिक हो चुका है। कोविड की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामूहिक प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम दिखने लगे हैं। देश में 3,09,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 58.56% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,832 मरीज उपचार से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मरीज हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद ठाणे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा रोगी हैं। ठाणे नगर निकाय के अनुसार रविवार को कोविड रोगियों की संख्या 30,000 को पार कर गई। जिले में करीब 1,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो रोगियों का पता लगाने, जांच करने और उनके उपचार में स्थानीय लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी करें। कोविड-19 मामलों के मद्देनजर ठाणे जिला आयुक्तालय ने कहा है कि ठाणे शहर और आसपास के कुछ क्षेत्रों में जुलाई 1 से कड़े लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ठाणे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख ने बताया, जल्द ही नए लॉकडाउन नियमों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्रों का विवरण भी घोषित किया जाएगा। कल यहाँ 1,345 नए मामले पाए गए, जिससे जिले की कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 30,290 तक पहुंच गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 624 नए रोगियों की पुष्टि होने के बाद कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 31,397 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 19 रोगियों की मृत्यु हुई। गुजरात में कोविड-19 से अब तक 1,809 व्यक्तियों की मौत हुई है। गुजरात में लगातार दूसरे दिन नए संक्रमणों की संख्या 600 से ऊपर रही है। अहमदाबाद में 170 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 141 नए मामले सामने आए। वडोदरा में 44 और वलसाड़ में 36 नए मामले दर्ज हुए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 391 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 22,808 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,780 सक्रिय मामलों में से 71 की स्थिति नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में अब तक 3,62,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच सूरत में नए संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए शहर के गतारगाम क्षेत्र में हीरा श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद स्थित गुर्दा रोग और शोध केंद्र संस्थान ने अपने परिसर में पूरी तरह स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक का निर्माण किया है। संस्थान ने 10,000 लीटर क्षमता वाले टैंक से अस्पताल के वार्ड में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति भी शुरू कर दी है। संस्थान के निदेशक डॉ. विनीत मिश्र ने बताया कि वार्ड में रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। इससे पहले संस्थान ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों से आपूर्ति पर निर्भर था, लेकिन टैंक बनने के बाद ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति हो रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 फैलने के बाद संस्थान में पिछले महीने से कोरोना से संक्रमित रोगियों का इलाज शुरू होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ गई है।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरूआत करेगी। इस अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए भी लोगों की जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी से निपटने के लिए रोजाना बैठक के दौरान इस अभियान की तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिदिन 15 से 20 हजार नमूने एकत्रित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में परीक्षण क्षमता प्रति 10 लाख लोगों पर 4,000 से दोगुनी कर 8,000 की जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 76.9% हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर से काफी ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 221 नए मरीज मिलने के बाद से कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,186 हो गई है, जबकि अब तक 557 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में मामलों की संख्या बढ़कर 4,615 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,740 मरीज मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 रोगियों की मृत्यु के बाद कोविड से मृतकों की संख्या 62 हो गई है। राज्य में कोरोना से कुल 9,224 लोग संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 के 7,156 रोगी ठीक हो गए हैं। 2,006 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया में 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। पुलिस कर्मियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 226 मरीज को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राज्य में कोरोना जांच का आंकड़ा 2 लाख के ऊपर चला गया है। अब तक 2,05,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दरें तय कर दी हैं। अब राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 18,000 रुपए लिए जा सकेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में ऊंची रकम लिए जाने के संबंध में लोगों से मिली शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है। नई दरें सभी गैर सरकारी अस्पतालों पर लागू होंगी। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 83,077 हो गई है। राज्य में कल 2,089 नए रोगी सामने आए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,306 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से मृतकों की संख्या 2,623 हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मृतकों की संख्या बढ़कर 639 हो गई है। राज्य में कल 572 नए रोगियों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक 17,000 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 11,000 से ज्यादा लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। फिलहाल 5,451 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 65% हो गई है। पुदुचेरी में कल 29 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड संक्रमण के 20 नए रोगियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में, 6 को जिपमेर में, 1 को येनम के सरकारी अस्पताल में और 2 को पुदुचेरी के बाहर भर्ती कराया गया। 22 मरीजों को सरकारी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई है। 8 को जिपमेर से और 1 को कराईकल के सरकारी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। एक व्यक्ति की जिपमेर अस्पताल में मौत हुई है। फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेज में 209 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। जिपमेर अस्पताल में 97, कोविड देखभाल केंद्र में 37, कराईकल में 35, येनम में 2, माही में 1 और पुदुचेरी के बाहर 4 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जा रहा है। वायरस से अब तक 648 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 252 इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 385 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 14,419 हो गई है। कल प्रदेश में 983 नए रोगी सामने आए। इनमें से ज्यादातर रोगी हैदराबाद के हैं।
कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 50,000 नमूनों की जांच करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद पिछले 10 दिन में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 5,172 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 247 लोगों की मौत हुई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल ने कल शाम हैदराबाद में दोमलगुड़ा की धोबी गली में स्थिति की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुनें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। तमिलनाडु सरकार का तूतीकोरिन में हिरासत में मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई। और विश्व में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन जिले में पिता पुत्र की मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। इन दोनों की मौत कथित पुलिस उत्पीड़न से हुई थी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि सीबीआई को मामला स्थानांतरित करने से पहले उच्च न्यायालय की मंजूरी ली जाएगी। 23 जून को पी जयराज और उनके बेटे फिनिक्स की कोविलपट्टी के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इन दोनों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और तय समय सीमा के बाद अपनी मोबाइल फोन की दुकान खोलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। ये समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण इच्छुक बोलीदाताओं की मांग पर समय सीमा बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी के लिए विनिवेश प्रक्रिया इस साल 27 जनवरी को शुरू की गई थी। इसके अलावा सफल बोलीदाताओं को परिणाम की जानकारी देने के लिए अंतिम तारीख भी बढ़ाकर इस वर्ष 14 सितंबर कर दी गई है। वंदे भारत अभियान के 3 जुलाई से शुरू होने वाले चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान की शुरुआत से केंद्र सरकार लगभग 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से करीब 700 उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग, भूमार्ग और वायु मार्ग से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें से 3,60,000 लोग पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। एक रिपोर्ट।
अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाले वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में एयर इंडिया अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लेकर आएगा। इसके अलावा एयर इंडिया केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम से भी यात्रियों को भारत लेकर आएगा। इस चरण में एयर इंडिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38, ब्रिटेन के लिए 32 तथा सऊदी अरब के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की हैं। एयर इंडिया के अतिरिक्त 136 एयर इंडिया एक्सप्रेस और 41 गो एयर उड़ानों के संचालन के साथ ही चौथे चरण के तहत कुल 347 उड़ानें अभी तक निर्धारित की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में इस चरण में कई और निजी विमान कंपनियों के और भी उड़ानों के शामिल होने की संभावना है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक आर.डी. वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि विशेष पार्सल रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों के जरिए आवश्यक सामग्री देश भर में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत हमने मालगाड़ियों का परिचालन और पार्सल स्पेशल ट्रेन को चला के जो एसेंशियल कमोडिटीज है देश में उसकी आपूर्ति की। उसके पश्चात हमने कोविड केयर कोचेस को बनाने का निर्णय किया। करीब 5231 कोचेस आज 215 स्टेशन में तैनात हैं और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और पीपी का प्रोडक्शन किया। हमारे वर्कशॉप्स में पीपी बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगह पे इसको सप्लाई की जा रही है। इस वर्ष 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच की यात्रा के लिए बुक कराई गई रेल टिकटों की पूरी कीमत लौटाई जाएगी। 12 अगस्त तक के लिए नियमित रूप से चलने वाली मेल या एक्सप्रेस यात्री गाड़ी और उपनगरीय रेल सेवा पहले ही रद्द की जा चुकी है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से मौजूदा रेलगाड़ियों की सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा और 115 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। ये रेलगाड़ियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने के बाद विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। असम में कुछ और इलाकों में पानी भर जाने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 23 जिलों में से 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और 20 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर धेमाजी, डिब्रूगढ़, नलबाड़ी और बारपेटा जिलों में हुआ है। बाढ़ के पानी के कारण खेती के अलावा बुनियादी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम में गुवाहाटी के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी और जमीन धंसने की ताजा स्थिति का जायजा लिया है। श्री शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से बातचीत की। उन्होंने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानकारी ली। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में कई जिले टिड्डियों की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में टिड्डियों के बड़े दलों ने हमला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन टिड्डियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस समय प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में गौतम बुद्ध नगर, आगरा और बुलंदशहर में, जबकि पूर्वी हिस्से में बस्ती, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर जिलों में टिड्डी दल सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हवा के रुख में बदलाव के साथ ही ये दल भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। राज्य सरकार उनकी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है। जो हमारा स्ट्रेटेजी होती है, अधिक से अधिक रात्रिकाल से लेकर प्रातःकाल तक जब ये बैठती है पेड़ों पे या नीचे बैठती है, उनको तभी मारा जाता है। और इसमें हम लोग के जो कृषि रक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रखते हैं। फायर ब्रिगेड में भी हम लोग रसायन भर के पानी के साथ मिला के उसको छिड़काव करते हैं पेड़ों पे। और केंद्रीय दल की भी टीमें आती है, वो अपनी जगहों का फॉगिंग करती है। राज्य सरकार उन किसानों को भी मुआवजा प्रदान कर रही है जिनकी फसल टिड्डियों के हमले से खराब हुई है। देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि प्रशासन और गांव वालों के बीच सूचना का माध्यम बना हुआ है और गांव वालों को टिड्डी दलों के आने की सूचना पहले से दी जा रही है। गांव वाले भी इन टिड्डियों के हमले की जानकारी दे रहे हैं ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई की जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
दुनिया भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। इनमें से लगभग 5 लाख लोगों की कोविड से मौत हुई है। कोरोना के कुल मरीजों में से आधी संख्या अमेरिका और यूरोप के मरीजों की है। कोरोना से सर्वाधिक पीड़ित अमेरिका में कोविड के 25 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इनमें से 1.25 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील है, जहां 13 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और 57,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कोरोना के नए लक्षणों के बारे में बताया। नए लक्षण जो लोगों में आमतौर पे अब और पाए जाने लगे हैं, उसमें है एक नाक का बहना, दूसरा है नोजिया यानी कि एक तरीके से आपको उल्टी जैसा लगना, और डायरिया यानी कि दस्त होना। ये 3 नए सिम्टम्स भी हैं जो देखा गया है कि काफी लोगों में पाए गए हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बरसात होगी। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में शाम को आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो। घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। और सिद्धार्थ, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हाँ विमलेंदु, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम अखबारों की अहम खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चीन को मिला करारा जवाब, प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में सैनिकों के बलिदान को किया नमन। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, हमें आता है जवाब देना। भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा मदद के लिए किया है। भारत चीन सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास पर जनसत्ता लिखता है, सीमा विवाद पर भारत और चीन में हर हफ्ते होगी बात। वार्ता में विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालय तथा सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। उधर राजस्थान पत्रिका टर्निंग पॉइंट शीर्षक से लिखता है, ऑपरेशन अलर्ट पर भारतीय सेना चीन वार्ता का दे रहा है झांसा। दैनिक जागरण का कहना है, चीन से आने वाले सभी बिजली उपकरणों की होगी जांच, बिजली ग्रिड की सुरक्षा और उसकी निर्बाध आपूर्ति के लिए जांच की आवश्यकता सख्त करेगा भारत। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मानसून बढ़ाएगा टिड्डियों का खतरा, अंडे देने शुरू, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के झुंड मौजूद, चेतावनी जारी की गई। दैनिक जागरण का कहना है, टिड्डियों को ड्रोन से काबू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। दैनिक भास्कर की खबर है, वैज्ञानिकों ने बना ली रंगीन कपास, अब केमिकल से कपड़े रंगने की जरूरत नहीं होगी, शरीर और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों का दावा, कपास के आणविक आनुवंशिक कलर कोड को ढूंढ निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर।
तमिलनाडु सरकार का तूतीकोरिन में हिरासत में मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई। और विश्व में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।